हेलो। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ में एल्काइंस, जिसमें हम ऑलरेडी एल्कीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, एल्काडाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं एल्काइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एल्काइंस होते क्या हैं? एल्काइंस ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तब हम इनको बोलते हैं एल्काइंस। जब एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सिंपली एल्काइंस बोलते हैं, और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब हम इनको बोलते हैं डाई एल्काइंस, है ना। तब हम इनको बोल देंगे 2 3 एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एक होता है तब हम इनको बोलते हैं एल्काइंस, अगर दो होते हैं तब हम इनको बोलते हैं एल्का डाइआइंस, और अगर जब दो से ज़्यादा होते हैं तब हम इनको बोलते हैं एल्का पॉलीआइंस, है ना, एल्का पॉलीआइन। ये अगर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2, यानी कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो उससे इनमें 4 हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, तो इनको हम एल्काइंस कहते हैं। और जब एल्काइंस के लिए यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब कम से कम 2 कार्बन एटम हमें प्रेजेंट चाहिए। तो इसलिए जो इनका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो कहलाता है एसिटाइलाइनिक कार्बन, यानी कि इथाइन। और इससे जो आगे होते हैं वो इसके डेरिवेटिव माने जाते हैं। तो जो डबल बॉन्ड वाला जो ये काम है इसको हम एस्ट्रेलिनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ये जिन भी कंपाउंड्स में पाया जाता है वो सब इसके डेरिवेटिव माने जाते हैं, है ना। अब बात आती है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म की। जैसा कि मैंने बताया ट्राइबल नेम्स में तो इनको हम एस्टिलीन के डेरिवेटिव मानते हैं कि उस कार्बन पर जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है उसके पास जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके आगे एस्टिलीन लगा देते हैं। जैसे कि प्रोपाइन है तो प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल एस्टिलीन, है ना। और जबकि आईयूपीएसी सिस्टम में जैसे कि हम और कंपाउंड्स का करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं कि जो पेरेंट कंपाउंड है जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसकी सबसे लंबी चेन को हम सर्च करते हैं, है ना। फिर उसके बेस पर हम सफिक्स लगाते हैं एन। जो एल्केन्स में जो हम एन लगाते थे उस एन की जगह हम लगाते हैं आइंस, है ना, तो हम इनको एल्काइंस कहते हैं। फिर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग में हमेशा उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आए। फिर हम उसकी वो पोजीशन दे देते हैं उसमें स्ट्रक्चर में। फिर उस पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दे देते हैं, और फिर इसके साथ ही फाइनली अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है रिंग में, तो उसकी चेन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसकी पोजीशन को हम उस कार्बन से शो कर देते हैं। जैसे कि अब नीचे वाला ये कंपाउंड लें, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, अगर हम ऐसे जाते हैं तो 6 ही कार्बन है ना, और यदि हम ऐसे चलते हैं तो 7 कार्बन है। तो हम कौन सी चेन को सेलेक्ट करेंगे, इस वाली को, और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से कार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब इधर से 4 नंबर आएगा, और हम इधर से करें 1 2 3 तो 3rd नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करके क्या हो जाएगा, 3
पोजीशन पे वो है। कितने कार्बन है टोटल? 7 कार्बन है तो हेप्टा हो गया, है ना। थर्ड पोजीशन पर आइन हो गया। और फिर उसके साथ में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि मिथाइल ग्रुप ये रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये कहाँ पे है? 5th पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या हो गया? 5 मिथाइल हेप्ट 3 आइन, है ना, या 5 मिथाइल हेप्टाइन 3, है ना, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा कंपाउंड लें, इसमें अगर हम चेन सेलेक्ट करें तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? ये वाली, है ना। इसमें 5 कार्बन है, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और ब्यूटा जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ है? 1st कार्बन पे है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 3 पोजीशन पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल पेंटाइन 1 या पेंट 1 आइन, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, या पेंटाइन 1। तो इस तरह हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। एल्काइंस मॉलिक्यूल्स क्योंकि लीनियर होते हैं तो इसलिए इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। इनके अंदर जो आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, रिंग आइसोमेरिज्म होता है, जो कि डिफरेंट होते हैं। अब जैसे देखो नीचे हम इसमें दिखाते हैं आपको कि आइसोमेरिज्म कैसे। और जो लोअर मेंबर हैं वो फर्स्ट 2 मेंबर्स में आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होता। जैसे कि ये है, ये देखो, ये है हमारा, ये क्या है? इथाइन, या हम कहें कॉमन नेम इसका क्या है? एस्टिलीन, और IUPAC नेम हो जाएगा इथाइन। लेकिन इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इसमें इसका कोई आइसोमर नहीं होगा। इसी तरह ये क्या है? प्रोपाइन, या हम क्या कहेंगे इसको कॉमन नेम में? मिथाइल एस्टिलीन, है ना, और IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपाइन। 3 कार्बन वाला है, 1 आइन है, और एक ही पॉसिबिलिटी है तो प्रोपाइन। तो इसमें कोई और आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें C4H6 के लिए, तो इसमें देखो एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है C4H6 के लिए, जिसमें हम कहेंगे इथाइल एस्टिलीन, ये तो हो गया कॉमन नेम, ड्राइव्ड नेम जो है। और अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है, ब्यूट, एक ट्रिपल बॉन्ड है, आयन किस पोजीशन पे? 1st पोजीशन पर, तो ब्यूटाइन 1 या 1 ब्यूटाइन। दूसरी चीज़ क्या पॉसिबल है इसमें? ये ट्रिपल बॉन्ड 1st पोजीशन पे ना होके 2nd पोजीशन पे हो, तो क्या हो गया? इसको हम वैसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, एक इधर ये रहा मिथाइल, एक मिथाइल, डाई मिथाइल एस्टिलीन। या हम इसको कहेंगे ब्यूटाइन 2, 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ये इसका आइसोमर हो गया ब्यूटाइन 2। इसी तरह 5 कार्बन एटम वाला जैसे कि पेंटाइन है, तो पेंटाइन में भी आइसोमर्स पॉसिबल है। और ये दोनों कैसे पॉसिबल हुए? ये दोनों कैसे हुए? इसके पोजीशन आइसोमर्स हुए, क्योंकि दोनों के ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। अब पेंटाइन में देखें, पेंटाइन में कैसे हुआ? पेंटाइन में कैसे हुआ? प्रोपाइल एस्टिलीन, ये इसका कॉमन नेम हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर प्रोपाइल आ गया ग्रुप है और ये इधर एस्टिलीन, तो प्रोपाइल एस्टिलीन। और जो इनका IUPAC नेम है वो हो गया पेंटाइन 1। अब अगर ये डबल बॉन्ड 2nd कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको कहेंगे पेंटाइन 2, है ना। चलने दे। हाँ, और इसी तरह इसका एक और चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जिसमें देखो ये तो सिंगल चेन थी, है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, तो ये चेन हो गया, है ना। तो इसमें जब स्ट्रक्चरल ये इसमें क्या हुआ? यहाँ पर ये चेन हो गया, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? 1 2 3 मिथाइल और 4 कार्बन, एक उसमें हो गए ब्यूटाइन, तो 3 मिथाइल ब्यूटाइन 1, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। तो इसमें 2 तरह के आइसोमेरिज्म हो गए। एक तो हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, डबल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से, और एक हो गया इसका जो कि बेसिक स्केलेटन डिफरेंट है इनका, इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, या स्केलेटल आइसोमेरिज्म हो गया, या इसको हम कहें चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इसी तरह एल्काइंस में
कितने तरह के पाए जाते हैं आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म जैसा हम जानते हैं ना, जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो या कंपाउंड्स अलग अलग हो, तब हम उनको कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये कितने तरीके के पाए जाते हैं इसमें? एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, है ना, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के चेन में वो अंतर होता है, तब हम इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे कि ये एग्जाम्पल है चेन आइसोमेरिज्म का, जिसमें पेंटाइन है, ये है ना, ये पेंटाइन है और पेंटाइन में ये आप देखो, ये पेंटाइन 1 जिसमें चारों पांचों कार्बन एक ही चेन के अंदर है, इसमें एक ही साइड चेन में चला गया, तो ये 3 मिथाइल ब्यूटाइन 1। तो ये दोनों आपस में कैसे हुए? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरे होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो, जैसे कि ब्यूटाइन 1 इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, ब्यूटाइन 2 सेकंड पोजीशन पे है। इसी तरह नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप यानी कि उनके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। अब जैसे ब्यूटाइन 1 है, ये ब्यूटाइन 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। तो अब इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। इसी तरह इसमें देखो, ये ब्यूटाइन 2 है ना, इसका भी फंक्शनल आइसोमर्स ये हो गया, एक तो सेकंड पोजीशन पे आ गया और एक हो गया 1,2-ब्यूटाडाइन, तो ये भी इसका फंक्शनल आइसोमरिज्म हो गया। नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कि कंपाउंड रिंग कंपाउंड है या सिंपल चेन में, जैसे ब्यूटाइन 1 है ना, और इसका दूसरा एग्जांपल ये हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, है ना। इसी तरह ब्यूटाइन 2 का एक और हो गया साइक्लोब्यूटीन। तो ये साइक्लोब्यूटीन, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन और ब्यूटाइन, ये क्या हो गए? ये इनके रिंग चेन आइसोमर्स हो गए और ये क्या हो गया? रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया। तो कहने का मतलब ये कि इनमें जो है कौन से पाए जाते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पाया जाता है और चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो इतने तरह के आइसोमेरिज्म इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर की, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं इसमें, तो इसमें जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है, sp, है ना, यानी कि एक s और एक p मिलके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जो कि एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, या यूं कहें एक दूसरे के अपोजिट लीनियरली हैं। तो इस तरीके, और इस कार्बन पर अब 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे, py और pz, जो कि इसके परपेंडिकुलर और आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इन दोनों जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इनके भी परपेंडिकुलर। तो यानी कि एक तो यूं खड़ी पोजीशन में, है ना, एक तो ऐसे यूं खड़ी पोजीशन में और एक इसके आगे पीछे, यानी कि ऐसे, है ना, मतलब ये एक लाइन हो गई, देखो ये एक लाइन है, यूं है 2, है ना, तो एक तो यूं ऊपर नीचे ऐसे और दूसरा ऐसे, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये दोनों कार्बन पर ये इस तरीके से ये है py और pz, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, तो जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो इसमें एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इसी तरह इसके पास एक ये रहा, एक ये रहा। तो एक कार्बन का sp और एक दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और जो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास जो एक sp है उसने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना लिया। यानी कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, और दोनों कार्बन एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं।
अब ये जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन, हर कार्बन के पास एक एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2 p ऑर्बिटल्स हैं, pz और py। तो जो pz ऑर्बिटल इसका है और जो pz ऑर्बिटल इसका है वो आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह जो py ऑर्बिटल ये है और ये py ऑर्बिटल है, ये आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल होते हैं तो वो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बना देंगे। यानी कि जो ये कार्बन कार्बन की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके अराउंड एक पाई बॉन्ड तो ऊपर नीचे हो गया और एक पाई बॉन्ड आगे पीछे हो गया। या हम ये कहें कि ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके चारों तरफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, चेन हो गई, वो हो गई, शीट हो गई, एक सिलेंडर हो गया। तो इसलिए जो एस्टिलीन का जो मॉलिक्यूल है या एल्काइंस का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की चारों ओर एक शीट होती है या एक सिलेंडर होता है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। एनर्जी, क्योंकि एल्केन में सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी, एल्कीन्स में एक एक सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद एक पाई बॉन्ड, तो उसमें कंप्रेशन हो जाता है। इसमें एस्टिलीन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इतनी, 836 किलो जूल पर मोल। और जबकि कार्बीन की जो होती है, एस्टिलीन की, एथीन की, उनकी कम होती है और इथेन की ये होती है, इथेन की ये, एथीन की ये और इसमें नहीं। तो सबसे ज़्यादा इनके बीच की एनर्जी होती है। बॉन्ड लेंथ क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इनके बीच में कम होती है। कितनी होती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। और जो एथीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड होती है उसमें होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो एल्केन्स होते हैं, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.54। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो एल्केन्स हैं उसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि s करेक्टर 25% है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में s करेक्टर 33% है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1/3 हो गया उसका। और जो एल्काइंस हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि s करेक्टर 50% है। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा बॉन्ड उतना ही छोटा होगा। तो इसलिए जो ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट उसमें आगे देखेंगे। आप लोग इनको पढ़ते रहिए और देखते रहिए, करते रहिए, जो प्रॉब्लम्स हो आप पूछिए। ठीक, धन्यवाद।